नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान, आज एक बार आपके समक्ष पुनः द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत अमेरिकी व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन सीनेट के संदर्भ में अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस का जो द्वितीय सदन है, जिसे कि हम सीनेट के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और अमेरिका के संघ की प्रत्येक इकाई, या जिसे राज्य कहते हैं, के द्वारा इसमें अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं। सीनेट में प्राप्त इस प्रतिनिधित्व से किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में जब 13 राज्यों ने मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया, उस समय सीनेट सदस्यों की संख्या केवल 26 थी, परंतु अब अमेरिका में 50 राज्य हैं और इस प्रकार सीनेट की सदस्य संख्या 100 हो गई है। जब हम बात करते हैं अमेरिका की सीनेट के सदस्यों की योग्यताओं के संदर्भ में, तो हम कहेंगे कि जो व्यक्ति सीनेट का सदस्य बनना चाहता है वह न्यूनतम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। दूसरा, वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है। और तीसरा, वह कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रहा हो। तो ये कुछ आधारभूत शर्तें या योग्यताएं इस हेतु हैं। प्रारंभ में सीनेट सदस्यों के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था, किंतु कालांतर में इसके स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन को अपना लिया गया और हम कह सकते हैं कि जो 1912 में संविधान में 17वां संशोधन प्रस्तावित किया गया था, जब 1913 में यह संशोधन पारित हुआ, तब से सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता रहा है और इसके परिणाम स्वरूप सीनेट का जो महत्व है वो बहुत अधिक बढ़ गया है और अब यह जनता की एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में स्थापित हो गई है, जिस प्रकार से कि प्रतिनिधि सभा है। सीनेट एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और जिनके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं और सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर भी इस हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है। अनेक सदस्य लंबे समय तक इसके सदस्य बने रहते हैं। सीनेट की बैठक के लिए कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति भी आवश्यक है। कांग्रेस के दोनों सदनों का वेतन, भत्ते और जो उन्मुक्तियां हैं वो समान हैं। उन्हें लगभग 30,000 वार्षिक डॉलर वेतन के रूप में मिलता है। इसके अलावा $17,500 क्लर्क के लिए, $12,000 कार्यालय के वार्षिक खर्च के लिए, इसके अलावा यात्रा भत्ता, स्टेशनरी भत्ता और अन्य खर्चे भी मिलते हैं। विभिन्न प्रकार की जो टेलीफोन सेवाएं हैं, तार सेवाएं हैं, चिकित्सा सेवाएं हैं, इनको भाषण देने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है और इस प्रकार की जो सुविधाएं समय समय पर संशोधित की जाती हैं वह उन्हें निरंतर मिलती रहती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वह सीनेट का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की तुलना में उसके द्वारा सीनेट की कार्यवाही का संचालन लगभग पूर्ण निष्पक्षता के साथ किया जाता है। वह मतदान में भाग नहीं लेता, किंतु
पक्ष विपक्ष के मत बराबर आएँ या टाई हो जाए तो उस स्थिति में मतदान का प्रयोग करता है। सीनेट की कार्रवाई के सुनिश्चित नियम हैं और सीनेट के सदस्य अमेरिकी राजनीति के वरिष्ठ सदस्य होते हैं, इसलिए ऐसे अवसर सामान्यतः नहीं आते जिनमें उपसभापति को व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़े। सभापति के द्वारा सदस्यों को बोलने की क्रमशः अनुमति प्रदान की जाती है। सीनेट को अपना एक सामयिक अध्यक्ष भी चुनने का अधिकार होता है। यह बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है। सीनेट के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सीनेट की कार्रवाई की एक विशेष बात, जिसे उसका दोष कहा जा सकता है, यह है कि सीनेट के सदस्य को मनचाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है और यदि वह वाद विवाद प्रारंभ होने के पूर्व ही विचार व्यक्त करने पर समय के प्रतिबंध के रूप में समझौता न हो जाए तो सदस्यों के ऊपर उस समय तक कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। केवल इतना प्रतिबंध है कि कोई सदस्य एक दिन में एक ही विषय पर 2 से अधिक बार नहीं बोल सकता, लेकिन संशोधनों पर बोलने में यह प्रतिबंध भी लागू नहीं होता। तो यह जो पद्धति है इसे फिलीबस्टर कहा जाता है। जब हम सीनेट की शक्तियों और कार्य के संदर्भ में बात करते हैं तो हमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्यों के द्वारा अमेरिकी संविधान का निर्माण करने में शक्ति विभाजन सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया। उनका विचार था कि राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों पर ही अंकुश रखने वाली एक संस्था होनी चाहिए, जिससे इन दोनों में कोई भी संस्था निरंकुशता की जो प्रवृत्ति है उसको ना अपना सके। सीनेट की रचना एक ऐसी संस्था के रूप में की गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्यों के रूप के दिमाग में इस संस्था के संदर्भ में एक स्पष्ट स्थिति व्याप्त थी। जब हम सीनेट की शक्तियों और कार्यों को अध्ययन करते हैं तो इसके कार्यों को हम कुछ रूपों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला है कानून निर्माण संबंधी शक्ति। तो सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है और सामान्यतया वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को कानून निर्माण में गौण स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन अमेरिकी सीनेट के संदर्भ में यह स्थिति नहीं है। सीनेट की कानून निर्माण संबंधी शक्ति का विवेचन साधारण विधेयकों, संवैधानिक विधेयकों और वित्त विधेयकों के संबंध में पृथक पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीनेट की जो शक्ति है वह बहुत ही इस संदर्भ में मजबूत स्थिति है। दूसरा जो कार्य है वह है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। सीनेट को न केवल व्यवस्थापिका संबंधी वरन प्रशासनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। कार्यपालिकीय क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा की तुलना में निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रमुख शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं। पहला है कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी जो प्रथम शक्ति है वह है नियुक्तियों के पुष्टिकरण के संबंध में है। तो राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियां तभी वैध होती हैं जबकि सीनेट के द्वारा अपने साधारण बहुमत से उनको स्वीकृति प्रदान की जाए। दूसरा, कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की जो दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है वह है संधियों के विषय में है। संधियों के संबंध में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियां उस समय तक लागू नहीं समझी जाएंगी जब तक कि सीनेट द्वारा उनको 2/3 बहुमत से स्वीकार ना कर लिया जाए। तो सीनेट की ये शक्ति महत्वपूर्ण है। और तीसरा है जो शक्ति है वो युद्ध की घोषणा से संबंधित है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। सीनेट अपनी पहली 2 कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग जो है वो अकेले ही करती है, लेकिन इस तीसरी शक्ति का प्रयोग वह प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर करती है। जो अन्य शक्ति है वह है अन्वेषण की शक्ति। तो सीनेट को एक महत्वपूर्ण शक्ति अन्वेषण या जांच के संदर्भ में प्राप्त है। संविधान के द्वारा तो सीनेट को व्यवस्थापन संबंधी कार्य के लिए ही
जांच की शक्ति प्रदान की गई, किंतु सीनेट ने अपनी शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच की है और सीनेट के इन अन्वेषणों को इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में प्रशासनिक भ्रष्टताओं को प्रकाश में लाने का एकमात्र साधन यही है। तो इस प्रकार से जांच की शक्ति भी महत्वपूर्ण है। चौथी जो शक्ति है वह है न्यायिक शक्ति। तो सीनेट को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिसमें प्रमुख रूप से महाभियोग की जो जांच का अधिकार है वह इसमें सम्मिलित है। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारी, न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार, अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है और वही उस पर निर्णय देती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण शक्ति इनको प्राप्त है। इसके अलावा जो हम अन्य शक्तियां हैं उसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किए गए मतदान की गणना करना, निर्वाचन परिणामों की घोषणा करना, विशेष दशाओं में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को पूर्ण संख्या का बहुमत प्राप्त न होने पर सीनेट सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित करती है। तो इस प्रकार से इसको कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो हम कह सकते हैं कि सीनेट की जो स्थिति है अमेरिका में, वहाँ की जो व्यवस्थापिका कांग्रेस है उसके संदर्भ में एक विशिष्ट स्थिति है, जहाँ की वह अमेरिकी राष्ट्रपति के संग उसकी शक्तियों को साझा करते हुए अपनी विशिष्ट एवं मजबूत स्थिति बनाए हुए है। धन्यवाद।